नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। तो बच्चों, हम लोग कल से शुरू किए हैं क्या, कौन सा टॉपिक शुरू किए हैं? तो सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च के अंतर्गत हम जिन जिन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, तो कल का टॉपिक हमारा क्या था? सामाजिक अनुसंधान, अर्थ और सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण देखे थे। इसके बाद आज है बच्चों, आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि शोध प्रारूप के अर्थ और प्रकार और समंक संकलन की पद्धतियां एवं तकनीकियां, यानी इन दो टॉपिक को हम लोग साथ में, सोशल रिसर्च के टॉपिक है बच्चों, ये सब उसके भाग हैं। तो आज इन दोनों टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं जीआईसी में। ओके, तो बिना देर के बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हम लोग शुरू किया जाए अपनी क्लास को। शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के तथ्य आप लोगों के लिए लेकर प्रस्तुत किया कर रही हूं मैं। तो देखिए, शोध प्रारूप, अर्थ एवं प्रकार से क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो कौन से तथ्य हैं? तो बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, वह अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं वे अन्वेषणात्मक अध्ययन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अन्वेषणात्मक अध्ययन कहे जाते हैं। ओके, वहीं आंकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन की जो योजना तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बच्चों क्या कहा जाता है? शोध अभिकल्प कहा जाता है। शोध अभिकल्प उसे कहा जाता है। वहीं सामाजिक स्थिति, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं आदि का वर्णन करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यथावत मामलों की स्थिति का वर्णन करना है। तो वह कौन सा शोध है बच्चों? तो वह है वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध उसे कहते हैं। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन है। किसका ये बच्चों रिसर्च डिजाइन है, शोध अभिकल्प? तो आंकड़ा संकलन और विश्लेषण की रूपरेखा है। यह आंकड़ा संकलन और विश्लेषण की रूपरेखा है शोध अभिकल्प। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है कि प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन विरल होता है, परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है। ओके, इसका आंसर ये होगा। जनगणना उदाहरण है बच्चों। तो जनगणना किसका उदाहरण हो सकता है? ते विवरणात्मक शोध का उदाहरण है जनगणना। ओके, अगला पॉइंट है कि मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम संकलन करते हैं। किसका? जीवित लोगों के संस्मरण को संकलन करते हैं। जीवित लोगों के संस्मरण को संकलित करते हैं। ओके, अब आइए आगे क्या पूछा जा रहा है कि शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है, तो वह है बच्चों तर्कसंगत सिद्धांत के रूप में जनित है। तर्कसंगत सिद्धांत के रूप में जनित है। ओके, अगला पॉइंट है कि व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को क्या कहा जाएगा बच्चों? तो ये क्रियानिष्ठ अनुसंधान उसे कहा जाएगा। क्रियानिष्ठ अनुसंधान उसे हम कहेंगे। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है कि नगरीय मध्य वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होगा बच्चों? तो वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प उपयुक्त होगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ अभिकथन और तर्क दिया जा रहा है। अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन में क्या कहा जा रहा है कि अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। तो ये तो जहां तक है ये बिल्कुल सही बच्चों। तर्क क्या कह रहा है कि कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। ते भी बात सही बच्चों। इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। ओके बच्चों, यही उसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है कि अनुसंधानकर्ता एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों में व्यवहार संबंधी परिवर्तन के लिए
विकसित साधनों के मॉडल की प्रभावकारिता का परीक्षण करना चाहता है, इसके लिए अधिक समुचित होगा। तो उसके लिए क्या अधिक समुचित होगा बच्चों? तो उसके लिए अधिक समुचित होगा प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प, क्योंकि उसको एक आंकड़ा, क्योंकि ऐसी बीमारी HIV बच्चों कि इसका आंकड़ा उपलब्ध करा के तभी सरकार को सोचा, मतलब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कितने लोग इससे पीड़ित हैं, आंकड़ा इस तरह से, तब उस पर रिसर्च होता है। ओके बच्चों, तो इसका प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प उसे कहा जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं कि किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन क्या है? तो शोध के विवरणात्मक लक्ष्य बच्चों, शोध के विवरणात्मक लक्ष्य हैं। ओके, अब आइए देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। सुमेलित है बच्चों, एक तरफ शोध अभिकल्प का प्रकार है, दूसरे तरफ है शोध प्रश्न का स्वरूप है बच्चों। तो अन्वेषणात्मक क्या है? तो यह क्या है का जवाब देता है। प्रयोगात्मक ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर मिलता है इससे। विवरणात्मक से बच्चों यह कैसे है, इसका आंसर हमको मिलता है। निदानात्मक से बच्चों कैसे इसका उपचार किया जाए, निदानात्मक में हम का शोध का अभिकल्प जो हम तैयार करते हैं सारे पॉइंट, उसमें का बच्चों ये है। तो किस में क्या हमको रखना होता है, ये सारे विकल्प आपके सामने हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखना होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा सूची को। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए विवरणात्मक अभिकल्प। अब बताइए, पीछे अभी हमने सारा बताया है, अब यहाँ देखिए विवरणात्मक अभिकल्प यानी डिजाइन से के साथ संबंधित क्या होता है? तो जनांकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण इसमें किया जाता है बच्चों। अब आइए शोध के प्रकारों में परिकल्पना की पूर्वापेक्षा क्या है? तो प्रयोगात्मक अध्ययन होता है इसमें। ओके, अगला पॉइंट है प्रयोग शोध प्ररचना, जिसमें परिकल्पना अनिवार्यतः आवश्यक नहीं होती है, तो वह है बच्चों अन्वेषणात्मक प्रकार, अन्वेषणात्मक है। ओके, अब आइए अगला पॉइंट, गवेषणात्मक शोध डिजाइन में छानबीन की जाती है। गवेषणात्मक शोध डिजाइन में छानबीन की जाती है, तो किसकी छानबीन? घटना की, जैसे यह क्यों है, यह क्या है, यह किस प्रकार है, प्रकार के प्रश्नों की इसमें छानबीन की जाती है। ओके बच्चों, जब हम रिसर्च करने निकलते हैं तो सारे प्रारूप पहले सिखाए जाते हैं बच्चों। ये वही है जो हमारा एक पेपर होता है शोध का ना, MMA जब हम PG करते हैं, तो ये वो बच्चों उसी आधार पे ये प्रश्न बनाए गए हैं। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि पहले के और बाद के अवलोकन किए जाते हैं। अवलोकन किए जाते हैं बच्चों, प्रायोगिक डिजाइन से जुड़े अध्ययनों का अवलोकन किया जाता है। ओके, स्तरित निदर्शन का स्वरूप क्या नहीं है? तो सुविधाजनक निदर्शन ही स्तरित निदर्शन का स्वरूप नहीं होगा। ओके, अब अगला पॉइंट है कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। यह किसका कहना है? तो गुडे एवं हार्ट ने इसको परिभाषित किया है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि समंक संकलन की पद्धतियां एवं तकनीकियां। अब आइए देखते हैं इस पॉइंट से हमको किस तरह के प्रश्न मिलेंगे। तथ्य, तो सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है बच्चों। क्या पूछा है इसमें? सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? तो तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है लुंडबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि कौन सी है? श्रेष्ठतम, तो यह बच्चों साक्षात्कार विधि है। श्रेष्ठतम विधि साक्षात्कार विधि होती है। ओके बच्चों, वह पद्धति जिसमें प्रश्नों का उत्तर स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा लिखा जाता है, वह क्या कहलाती है? तो प्रश्नावली कहलाती है बच्चों। इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, उसे प्रश्नावली कहा जाता है। संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम प्रयोग तो रॉबर्ट के मार्टन ने किया बच्चों, रॉबर्ट मार्टन ने किया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? बच्चों ये सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि प्रश्नावली विधि है। ओके बच्चों, प्रश्नावली से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देश का उपयोग में ली जाती है, तो किसके द्वारा ली जाती है बच्चों? साक्षात्कारकर्ता के द्वारा यह उपयोग में
निर्देशिका ली जाती है। ओके, साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान प्रयोग में ली जाती है साक्षात्कार अधिकारी द्वारा। ओके, साक्षात्कार का प्रकार नहीं है बच्चों, काल्पनिक साक्षात्कार ये जो है साक्षात्कार का प्रकार नहीं होगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें है कि असंरचित साक्षात्कार का प्रकार क्या नहीं है, तो औपचारिक साक्षात्कार बच्चों इसका प्रकार नहीं होगा। ओके, एक एक पॉइंट को याद रखना होगा आप लोगों को, तभी आप लोग समझ पाएंगे और आंसर सही दे पाएंगे। ओके बच्चों, अब आइए अगला पॉइंट है कि एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन हेतु प्रयोग किया जा सकता है किसका, तो वैयक्तिक अध्ययन का प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है प्रलेख अनुसूची उपयोगी है किसके लिए, तो द्वितीयक स्रोत के लिए उपयोगी है बच्चों प्रलेख अनुसूची। अगला पॉइंट है कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग होता है किसमें, किस विधि में, तो अवलोकन, यानी हम जब जिस चीज पे रिसर्च करते हैं तो उसको हम पहले आंखों के द्वारा देखकर उसको सही तरीके से समझकर तब हम उसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो उसे अवलोकन विधि कहा जाता है। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को क्या कहते हैं, इसे सहभागी अवलोकन कहा जाता है। सहभागी अवलोकन जो समूहों में बच्चों एक साथ कई लोग मिलकर रिसर्च करते हैं, जब किसी चीज पे उसे अधिक उस पे रिसर्च करते करते जब उस निर्णय पहुंचते हैं तो ही सहभागी अवलोकन निरीक्षण होता है बच्चों। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निदर्शन की उपयुक्त विधि कौन सी होती है बच्चों, यह गैर संभावना निदर्शन विधि होती है। गैर संभावना निदर्शन विधि होती है ऐसे में। ओके, एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता क्या है, तो वह बच्चों निर्णायक विशेषता प्रतिनिधित्व पूर्ण होती है। ओके, प्रतिनिधित्व पूर्ण होती है एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता। ओके, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो अब आइए आगे देखते हैं कि निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत पद्धति मानी जाती है। विपरीत पद्धति कौन मानी जाती है बच्चों, तो ये जनगणना पद्धति विपरीत पद्धति मानी जाती है निदर्शन पद्धति की। ओके, यह विपरीत पद्धति है। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की विशेषता क्या नहीं है, तो बच्चों ये विशाल क्षेत्र इसकी विशेषता नहीं होता है। ओके, अगले पॉइंट में क्या है कि जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो, तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, तो उसे दैव निदर्शन कहा जाता है। दैव निदर्शन कहा जाता है। ओके, एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। इसको परिभाषित किसने किया है, तो गुड एवं हार्ट ने इसे परिभाषित किया है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। स्नोवाल में निदर्शन का उपयोग कब किया जाता है बच्चों, तो जब इकाइयों का साक्षात्कार कठिन हो तब स्नोवाल निदर्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, स्तरित निदर्शन का स्वरूप क्या नहीं है, तो सुविधाजनक निदर्शन बच्चों स्तरित निदर्शन का स्वरूप नहीं होगा। ओके, वहीं अगले पॉइंट में दिया जा रहा है कि एक प्रकार का प्रतिचयन जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बच्चों क्षेत्र प्रतिचयन कहा जाता है। क्षेत्र प्रतिचयन उसे कहा जाता है। अगले पॉइंट में कि एक प्रतिचयन जो स्पष्ट सुविधा के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आकस्मिक प्रतिचयन उसे कहा जाता है। ओके, जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सहभागी अवलोकन कहा जाता है। ओके, सहभागी अवलोकन कहा जाता है। अगला पॉइंट है आंकड़े विश्लेषण के चरणों का सही क्रम क्या है बच्चों, तो पूर्णांकन है, फिर वर्गीकरण है, फिर सारणीकरण है, फिर किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना होता है। बच्चों आंकड़े विश्लेषण के चरणों का सही क्रम यही होता है। ओके, इसको याद रखना होगा। अब आइए आगे देखते हैं। आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है। तो किस शोध में बच्चों, तो गुणवत्ता परक शोध में एक सतत प्रक्रिया होती है। ओके, सहभागी और असहभागी अवलोकन का संप्रत्यात्मक प्रारूप सामाजिक शोध में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, तो एडवर्ड लिंडमैन द्वारा
प्रारंभ किया गया था। ओके बच्चों, एडवर्ड लिंडमैन द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार के प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में किसने किया है? तो वी वेरेलसन ने किया बच्चों, वी वेरेलसन ने किया है। अब आइए अगला पॉइंट है, जिस सीमा तक कोई आंकड़ा संग्रह मापनीय अथवा विधि सत्य होने की गुणवत्ता रखती है वो क्या कहलाती है? तो वह बच्चों वैलिडिटी यानी वैधता है। ओके, अगला पॉइंट है कि दो चरणों के बीच संबंध का सार्थकता स्तर मापने का एक परीक्षण है, तो वह बच्चों टी परीक्षण है। कौन परीक्षण है? टी परीक्षण है। ओके, अगला पॉइंट है कि प्रायिकता निदर्शन के रूप में एक पद्धति जानी जाती है, तो वह कौन सी पद्धति बच्चों जो प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? तो वह दी गई सकलता के स्कंद टिपेट्स, सकलता वस्त्र है बच्चों, वस्त्र टिपेट संख्याओं द्वारा चयनित निदर्श है बच्चों। ओके, इसको आपको याद रखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्रायिकता निदर्शन के रूप में एक पद्धति जानी जाए तो बच्चों यही पद्धति। ओके, अगला पॉइंट है, किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त क्या है? तो बच्चों यह शर्त है जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट है, मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। यह कथन किसका है? तो बच्चों यह कथन है विलियम एफ व्हाइट का। किसका? विलियम एफ व्हाइट का कथन है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को क्या कहा जाता है? तो बच्चों अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को क्या कहेंगे? तो बच्चों इसे अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण कहा जाता है। अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण उसे कहा जाएगा। अगले पॉइंट में मैंने असहभागी के रूप में शोध प्रारंभ किया। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हो गया तो मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। यह कहना है विलियम एफ व्हाइट का। अब अगला पॉइंट है, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है। बच्चों इसे विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण इसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सहभागी अवलोकन के आधार पर विकासवादी सिद्धांत को निरस्त किया है। तो बी मैनलस्की ने इसे निरस्त किया। बच्चों किसने निरस्त किया है? बी मैनलस्की ने इसे निरस्त किया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श का अर्थ क्या होता है? तो यादृच्छिक प्रतिदर्श का अर्थ होता है कि प्रत्येक तत्व के चयन का बराबर अवसर। ओके, अब अगला पॉइंट है, अन्वेषण आधारित उपागम क्या कहा जाता है? तो सहभागी अवलोकन पद्धति को बच्चों अन्वेषण आधारित उपागम इसे कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एक पद्धति जो आमने सामने साक्षात्कारों यानी व्यक्तिगत दस्तावेजों से जनित वृत्तांत प्रदान करता है, उसको क्या कहेंगे आप? तो उसे जीवन वृत्त कहा जाएगा, यानी लाइफ हिस्ट्री उसे कहेंगे। अगला पॉइंट है कि अवलोकन, वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार बच्चों इमाइल दुर्खीम और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों का है। ओके, इमाइल दुर्खीम और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों लोगों का है, मिला जुला है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया। तो यह किसने किया बच्चों? डीएन मजूमदार ने किया। ओके, उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था। उसे क्या कहा? वह कहा जाता है किसको? यहाँ क्या उसने में बच्चों यही है डब्ल्यू.एफ. व्हाइट के बारे में कहा जाता है। ओके, एक इसमें क्या है अगले पॉइंट में कि व्यक्तिगत अध्ययन का उद्देश्य है।
तो वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक एवं विस्तृत विश्लेषण करना। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि साधारणतया पूर्व निर्धारित श्रेणियों के समूह के विशेष मदों के आपतन की गणना सम्मिलित है। बच्चों ये विषय विश्लेषण पद्धति में सम्मिलित है। ओके, यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग यानी आहर यानी योग्यता रखने वाले आहर होने हेतु बच्चों क्या होता है, तो जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए इसके लिए। ओके, संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जा सकता है किसको, तो विषय वस्तु विश्लेषण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया था, तो यह बच्चों सहभागी अवलोकन का प्रयोग WF व्हाइट ने किया था। कहाँ के लिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र का अध्ययन करने में। ओके, अगला पॉइंट है RK मार्टिन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में शामिल होता है, तो कौन शामिल होता है, एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना तथा अभियान विश्लेषण शामिल होता है। ओके, अगला पॉइंट है कि अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप जाना जाता है, तो किस रूप में, देशांतरीय अध्ययन के रूप में इसे जाना जाता है, देशांतरीय अध्ययन के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि जनसंख्या सूची स्तंभ यानी पॉपुलेशन पिरामिड, इसको भी याद रखना होगा, पूछा जा सकता है बच्चों कि जनसंख्या सूची स्तंभ यानी पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं। तो इसमें कैसे समझाते बच्चों, दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को समझाते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ओके, अगला पॉइंट है कि वह तकनीक जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाएगा, तो वह है प्रायोगिक अध्ययन है बच्चों। अगला है कि त्रिभुजन क्या है, तो यह बच्चों एक गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण है त्रिभुजन। ओके, अगला पॉइंट है कि एक विश्वविद्यालय में 7530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता इस समूह से 10% प्रतिदर्श लेता है, जो कि 753 छात्र होते हैं 10% में। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बच्चों कहा जाएगा प्रतिदर्श अनुपात यानी सैंपल रेशियो, प्रतिदर्श अनुपात यानी सैंपल रेशियो इसे कहा जाएगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसरण किया जाता है किसका, तो अवलोकन तकनीक का अनुसरण किया जाता है। ओके, अगले पॉइंट में एक मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग कहाँ किया जाता है, बच्चों अंतर्वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। अगले पॉइंट में एक समाचार पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे बच्चों अंतर्वस्तु विश्लेषण ही इसे भी कहा जाता है, अंतर्वस्तु विश्लेषण भी इसे ही कहा जाता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि है बच्चों। यह है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का सम्मिश्रण होता है बच्चों त्रिभुजन विधि द्वारा। अभी मैंने बताया ना त्रिभुजन विधि क्या है, तो मिश्रण बच्चों, सम्मिश्रण होता है। अगला पॉइंट है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक किस पर आधारित है बच्चों, तो सहभागी अवलोकन विधि पर आधारित है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला पॉइंट है आंकड़ा संकलन के बाद सोपानों का सही अनुक्रम क्या होता है,
आंकड़ा संकलन के बाद सोपानों का सही अनुक्रम बच्चों होता है कि भरे गए प्रपत्रों का संपादन, उसके बाद कोडिंग, उसके बाद सारणीकरण होता है। यही इसका सही अनुक्रम होता है। ओके, अगला पॉइंट है कि जनसमुदाय के बारे में कोई जानकारी ना होने पर अभीष्ट रूप से उपयुक्त क्या होता है? तो स्नोबॉल प्रकार की प्रतिचयन पद्धति ही अभीष्ट रूप से उपयुक्त मानी जाती है वहां। ओके, अगला पॉइंट है कि सहभागी सहभागी अवलोकन पद्धति पूरी तरह से उपयुक्त है। तो यह बच्चों जनजातीय संस्कृति तथा नृजाति अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त सहभागी अवलोकन पद्धति मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगले पॉइंट में कि अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए जाना जाता है किसको? तो यह WF व्हाइट है बच्चों। अगला पॉइंट है कि एकल अध्ययन में सम्मिलित है। एकल अध्ययन में क्या सम्मिलित है बच्चों? एकल अध्ययन में क्या सम्मिलित है? तो यह बच्चों है परिणामात्मक और गुणात्मक विश्लेषण सम्मिलित है एकल अध्ययन में। ओके, अगले पॉइंट में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना बच्चों, इसका उद्देश्य होता है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं कि प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है। प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है बच्चों। ये समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श होता है बच्चों। समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श होता है प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जो जानी जाती है। ओके, इसी को जाना जाता है, समष्टि लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श को प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, अगला है कि विशेषता से जो परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है, विशेषता से जो परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है तो वह बच्चों सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी नहीं उपयोग की जाती। ओके, अगला पॉइंट है सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया था? तो एडवर्ड लिंडमैन ने प्रारंभ किया था। तो बच्चों था ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने एक साथ कवर किया। तो आज की क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट करके बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जीआईसी वालों, खासकर जीआईसी वालों के लिए। ओके बच्चों, एक आध क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है कहीं न कहीं पीजीटी में भी। ओके बच्चों, क्योंकि पीजीटी भी पीजी पे बेस पर होता है तो हमारा एक पेपर ही होता ही है, तो उस पर एक आध क्वेश्चन पूछता है जरूर। वो लगता है केवल कि उसमें नहीं शामिल है लेकिन रहता है। तो आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए बच्चों, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे हम कल शाम 5 बजे आपकी इसी तरह क्लास में बच्चों। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हो सकता है कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस भी इसका कराएंगे। ओके, तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।